हाय फ्रेंड्स। आज हम जो हमारा लास्ट में छूट गया था वो पढ़ने वाले हैं। तो हमारा थर्ड टॉपिक है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र। तो इसे नियोजित क्यों बोला गया है? नियोजित का मीनिंग होता है ऐसा क्षेत्र जिसे प्लानिंग या फिर सोच समझकर बनाया गया हो। ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता जो है उसके सबसे विशिष्ट पहलू यहाँ के जो थे वो थे शहरी केंद्र। ठीक है। सबसे पहला जो स्थान था वो कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा खोजा गया था। अब हड़प्पा तो खोजा गया था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल जो है वो कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। ठीक है। उसके बाद मोहनजोदड़ो में जो बस्तियां थी वो कितने भागों में विभाजित थी? मोहनजोदड़ो में बस्तियां 2 भागों में विभाजित थी। एक छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था, दूसरा बड़ा था लेकिन नीचाई पर था। अब ये छोटा ये राम दुर्ग जो था वो कैसा क्षेत्र था? छोटा क्षेत्र था, लेकिन ये कहाँ पे था? ऊंचाई पर था। उसके बाद जब हम ये निचला शहर देखेंगे तो ये इतना बड़ा है, ठीक है, लेकिन ये कैसा है? ये नीचाई पर बनाया गया है। तो पहले हम दुर्ग पढ़ लेते। तो ये दुर्ग क्या है? तो दुर्ग जो है वो कैसा है? छोटा शहर है। ठीक है। दुर्ग एक छोटा शहर है लेकिन क्या है? ऊंचाई पर बनाया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे बनाया गया है। तो दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह है कि यहाँ पर जो संरचना है वो कच्ची ईंट के चबूतरे पर बनाई गई है। मतलब पहले कुछ ऊंचा करने के लिए कच्ची ईंट वगैरह जमाई ये चबूतरा बनाया है। उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ है? घर बनाया है। और घर तो बनाया है, और लेकिन उसके बाद दुर्ग जो है उसको चारों ओर दीवार से घेरा गया है। अब दीवार से किससे घेरा गया है? दीवार से 2 वजह से घेरते हैं। एक तो उसकी सुरक्षा के लिए या फिर एक उसे अलग दिखाने के लिए। तो दुर्ग जो है वो इसलिए घेरा गया है ताकि वो निचले शहर से अलग दिखाया जाए। ठीक है। अब निचला शहर जो उसको भी दीवार से घेरा गया है। अब दीवार से तो घेरा गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये नीचाई पर बनाया गया है। अब नीचाई पर तो बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सारे घर ही नीचे है, बल्कि यहाँ पर कुछ भवन ऐसे हैं जो ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है, जो कि नींव का कार्य करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाता है ईंट। तो ईंट क्या है? तो ईंट जो होती है वो धूप में सुखाकर अथवा भट्टे में पकाकर बनाई जाती है। ये ईंट जो होती है वो एक निश्चित अनुपात में होती थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता में जहाँ से भी ईंटों के प्रतिरूप मिले वो एक समान मिले। ठीक। और हड़प्पा सभ्यता में बस्तियों के निर्माण के लिए वगैरह में ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अब नालों का निर्माण ये है हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली, जो कि कई बार एग्जाम में आती है और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब ये जल निकास प्रणाली क्या है? तो यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे अनूठी है, मतलब इसको बोला जाए तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो उसकी जल निकास प्रणाली के कारण ही जानी जाती है। तो यहाँ की जो नालियाँ वगैरह थी वो गिरण पद्धति द्वारा बनाई गई थी। अभी गिरण पद्धति द्वारा कैसे? मतलब ऐसे कि यहाँ पर सबसे पहले नालियाँ बनाई गई थी, फिर गलियाँ बनाई गई, और उसके अगल बगल जो थे घर का निर्माण। मतलब मैं बता दूं कि पहले ये बनाई नालियाँ, ठीक है, उसके बाद सड़क बनी, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या था? घरों का निर्माण। ओके। उसके बाद ये जो ग्रहण पद्धति मतलब ऐसी पद्धति जो एक दूसरे को काय पर काटती हो? समकोण पर काटती हो। ठीक है। उसके बाद ये जो नाली, प्रत्येक घर के कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। मतलब प्रत्येक घर की दीवार किससे सटीक होती थी? गली से सटीक होती थी। ये हो गई हमारी जल निकास प्रणाली, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गृह स्तंभ कि गृह स्तंभ क्या है। ठीक। तो गृह स्तंभ मतलब कि मोहनजोदड़ो के जो लोग होते थे उनका गृह का आकार कैसा रहता था, या फिर वो किस प्रकार से अपने घर को बनाते थे। तो ये जो मोहनजोदड़ो के आवास का उदाहरण जो है वहाँ के घर है। क्या होता था कि चारों, पहले तो क्या होता था? एक आंगन होता था, ये आंगन, ठीक है। उसके बाद इधर भी कमरे बने होंगे, इधर भी कमरे बने होंगे, इधर भी कमरे बने, तो चारों कमरे बने होंगे और बीच में आंगन रहेगा। और ये जो आंगन है यहाँ पर वो क्या करते थे? सारा काम करते थे। सारे काम में क्या क्या करते थे ये लोग? जैसे खाना बनाना, ठीक है, खाना बनाना, कटाई करना आदि गतिविधियाँ जो होती थी यहाँ पर होती थी। उसके बाद ये लोग जो होते थे वो एकांकी को अधिक महत्व देते थे। अब एकांकी या फिर प्राइवेसी को अधिक महत्व देते थे। तो क्यों? क्योंकि इन लोगों को मतलब अकेले रहना या फिर ऐसे फालतू के लोगों का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि
ताका झाकी करते हैं ना, तो इसलिए ये लोग क्या करते थे, एकांत रहना या फिर ऐसा घर बनाते थे जिससे कोई भी इंसान इनके घर को नहीं देख पाए। तो इसलिए वो क्या करते थे, तो ये भूतल पर बनी एक दीवार में, मतलब नीचे का जो मकान होता था उसमें कोई भी खिड़की नहीं रखते थे। अब खिड़की नहीं है तो कोई सामने वाला देख भी नहीं सकता। उसके बाद ये इस प्रकार से घर बनाते थे कि कोई भी इंसान आंगन में नहीं देख पाए। ओके। उसके बाद हर घर में जो होता था, फर्श से लगा एक स्नान घर होता था जहाँ पर वो नहाते थे। इस स्नान घर की जो गलियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। ठीक है। उसके बाद यहाँ से कुएं के भी साक्ष्य मिले। अब ये लोग कुआं बनाते थे और ये कुआं ऐसे घर में बनाते थे जहाँ पर मतलब ये भी यूज़ कर सके और बाहर से जो कोई व्यक्ति जा रहा है वो भी उसका प्रयोग कर सके। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में जो कुओं की संख्या मिली, वो कितनी मिली है, 700 मिली है। ठीक है। अब हमारा ये छोटा सा टॉपिक है, वो है माल गोदाम। अब ये माल गोदाम क्या होता है, तो ये माल गोदाम ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर हम माल को स्टोर करके रखते हैं, मतलब इकट्ठा करके रखते हैं। ठीक है। और ये संरचना जो इतनी विशाल होती है, यहाँ पर जो नीचे का हिस्सा होता था वो संभवतः ईंट से बनाया गया था और जो ऊपरी हिस्सा था वो लकड़ी से बनाया गया था। तो जब हमें इसके अवशेष मिले तो ऊपरी का जो लकड़ी का हिस्सा था वो तो नष्ट हो गया, लेकिन जो अंदर की ईंटें हैं वो हमें मिली है। ठीक। उसके बाद यहाँ पर जलाशय के भी स्रोत मिले। तो जलाशय जो होता था वो कैसा होता था, आयताकार होता था। इसके चारों ओर, मतलब मैं बताऊँ डायग्राम बनाकर, भी कैसा होता था, एक चौखुट होता था। ठीक है। उसके बाद इसके चारों ओर जो होते थे वो गलियारे होते थे। ठीक है। गलियारे होते थे और इसमें नीचे जाने के लिए क्या होती थी, सीढ़ियाँ बनी होती थी। और ये सीढ़ियाँ बना के वो जल का जो भी उपयोग करना है वो नहा वगैरह जो भी लेते थे। उसके बाद इसका पानी भी चेंज करना पड़ता था। तो पानी चेंज करने के बाद एक नाला होता था, इस नाले से गंदा पानी सारा बाहर निकल जाता था और ये बाहर के जो नाले होते थे बड़े बड़े, उसमें जाकर मिल जाता था। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है वो है शवाधान। अब शवाधान क्या है, तो शवाधान जो है इससे ये पुरातत्व को कहीं ना कहीं सामाजिक भिन्नता पता करने में भी सहायक हुए। अब सामाजिक भिन्नता कैसे, मतलब क्या होता था, हड़प्पा सभ्यता में जो शव होते थे उन्हें क्या करते थे, दफनाया जाता था। ठीक है। मिस्र की सभ्यता में जो हम देखेंगे तो वहाँ भी दफनाते थे, लेकिन वहाँ पर क्या होते थे कि बड़ी मात्रा में शवों के साथ धन संपत्ति दफनाते थे। और ये जो पिरामिड होते थे, पिरामिड का मतलब समझो तो इस प्रकार के होते थे। ठीक है। और ये जो पिरामिड होते थे वो कैसे होते थे, राजकीय होते थे, मतलब राजा जो के परिवार के जो लोग होते थे उनको तो उसमें रखा जाता था और उनके संग धन संपत्ति भी दफनाई दी जाती थी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जो होता था, आमतौर पर शवदान कहाँ पर होता था, ग्रतों में होता था। कई बार ये जो ग्रत होते थे यहाँ की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। भिन्न कैसे, मतलब कुछ कच्ची ईंटों से बने हैं लेकिन कुछ में चिनाई भी की गई है, जिससे ये पता सामाजिक भिन्नता का संकेत मिलता है। मतलब जो गरीब लोग होंगे वो नॉर्मल बनाते थे, लेकिन जो लोग अमीर होंगे वो क्या करते थे, चिनाई वगैरह करते थे। उसके बाद कब्रों में मृतभांड व आभूषण मिले। मृतभांड मतलब बर्तन या आभूषण मिले। और ये जो आभूषण है ये पुरुष और महिला दोनों को उससे मेरे से पता चलता है कि पुरुष भी है वो भी क्या करते थे, आभूषण पहनते थे। ठीक। अब पुरातत्वविद जो है वो एक तो समाधान से पता लगाते सामाजिक भिन्नता का कि किस प्रकार लोगों में भिन्नता पाई जाती है। दूसरा होता है विलासिता की वस्तु। विलासिता की वस्तु है मतलब ऐसी वस्तु है जिसे वो यूज़ करते थे। अब जो लोग साधारण है मतलब गरीब है वो लोग क्या करते थे कि नॉर्मल वस्तुओं का यूज़ करते थे, जिनमें क्या क्या सम्मिलित है, चक्कियाँ, मृतभांड, सुई आदि सम्मिलित है। लेकिन जो लोग अमीर होते थे वो किसी महंगी वस्तु, विलासिता की वस्तु जो होती था वो यूज़ करते थे मोटे तौर पर, जो कि महंगी महंगी होती थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में फायांस। अभी फायांस जो ये महंगा दुर्लभ है, इसका हर कोई या फिर हर क्षेत्र में ये मिल नहीं पाता है। ये ऐसे क्षेत्रों में मिलता है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं वहाँ पर। उसके बाद ये जो फायांस है ये कीमती वस्तु क्यों है, क्योंकि इसे बनाना कठिन होता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि फायांस क्या है, तो फायांस जो है वो एक दुर्लभ व महंगी वस्तु होती है। ठीक है। और ये जो इसका सामान जो है वो बाहर से मंगाना पड़ता है और इसे बनाने का काम जो रहता है वो कैसा रहता है, जटिल रहता है। किस प्रकार से बनाया जाता है ये फायांस, तो ये घिसी हुई रेत,
ठीक है। बालू रंग चिपचिपे पदार्थ को आग में पकाकर बनाया जाता है। इसे बनाना कठिन होता है, इसलिए जो होता है महंगा होता है, और जो अमीर लोग होते हैं वही इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये फायांस जो है ये कहाँ पर मिलता है? तो ये फायांस जो है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में मिलता है, ठीक है। आगे शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। अब शिल्प उत्पादन मतलब ये लोग कुछ भी चीज़ें बनाते थे तो उसका सामान कहाँ से प्राप्त करते थे, या फिर किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। मोहनजोदड़ो जो है वहाँ पर शिल्प उत्पादन मतलब बहुत अच्छी तरीके से लोग कौशल होते थे तो शिल्प उत्पाद का निर्माण करते थे। उसके बाद मनके। अब आता है क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है कि मनके किस प्रकार से बनाए जाते थे और कौन कौन सी चीज़ों का कौन कौन से सामान की आवश्यकता पड़ती थी। तो मनके जो है वो जैस्पर, स्फटिक, कॉपर, सेलखेड़ी जैसे पत्थर से बनाए जाते थे। तो तांबा, कांसा धातु, शंख, पक्की मिट्टी आदि चीज़ों से जो थे वो मनके बनाए जाते थे। उसके बाद मनके का आकार कैसा होता था? तो कई बार क्या होता है मनके जो है चक्राकार, बेलनाकार, ढोलाकार, खंडित, मतलब कैसे चक्राकार में ऐसे चक्र जैसे होंगे, ठीक है। चक्राकार में से चक्र जैसे, बेलनाकार में से गोल गोल, मतलब ये नीचे डायग्राम दिया है, ये देखो। ये क्या होता था? मनके का प्रयोग होता था माला बनाने में। कई बार क्या करते थे 1 से 2 मनके को जोड़कर भी बनाते थे मनके, कोई खंडित मनके बनाते थे, ऐसे मनके बनाते थे और उनकी माला बनाते थे, ठीक है। मनके उसके बाद सेलखेड़ी पत्थर जो होता था वो एक मुलायम पत्थर होता था, या फिर बोले तो मधु पत्थर भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये सेलखेड़ी पत्थर से कैसे बनाए जाते थे मनके? तो इससे मनके बनाना जो था वो बहुत आसान होता था, क्योंकि ये एक मुलायम पत्थर है। तो इसका पहले चूर्ण बनाते हैं, उसका लेप बनाकर इसे साँचे में डालते हैं, ठीक है। और जिस आकार के साँचे में उसे डालेंगे उस प्रकार से मनका बन जाएगा, ओके। उसके बाद मनके बन तो गए, लेकिन मनके बनाने के बाद काम खत्म यही नहीं होता। अब मनके बनाए तो उसके बाद उसकी घिसाई करनी पड़ेगी, ठीक है। उसकी घिसाई करनी पड़ेगी, पॉलिश करनी पड़ेगी, उसमें छेद करके यह काम जो होता था पूरा होता है। क्योंकि मनके बना लिए हैं लेकिन उसमें छेद ही नहीं, तो माला कैसे बनाएंगे, इसलिए छेद करने की भी आवश्यकता होती थी। अब मनके जो है वो कहाँ से, इसके उपकरण कहाँ से मिले हैं? तो छेद करने के उपकरण, कई बार क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता में छेद करने वाले पदार्थ के उपकरण कहाँ से मिले? तो वो चोंदड़ो, लोथल और धोलावीरा से मिले। उसके बाद में नागेश्वर और बालाकोट के तट के समीप क्या मिली? चूड़ी, कचरी व चप्पीकारी करने की भी वस्तुएं मिली है। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे वो कौन है? मोहनजोदड़ो, लोथल। जैसे बड़े बड़े क्षेत्रों में क्या करते थे, इन्हें मनके बनाकर यहाँ पर भेज दिए जाते थे ताकि ये लोग इनका यूज़ कर सकें। अब उत्पादन केंद्रों की पहचान। तो क्वेश्चन ये बनता है कि अब कैसे पता चले कि कहाँ पर कौन सी वस्तुएं बनती थी। तो क्या होता है जैसे कि कोई कारखाना है, जैसे कि मैं समझा दूँ ये कारखाना है, तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बनती, मनके बनते हैं, तो मनके पत्थरों से बनेंगे, लेकिन तो कुछ पत्थर जो छोटे रहेंगे या फिर जो वेस्ट मटेरियल रहेगा वो यहीं पर तो मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर बनते और यहाँ जाके वो फेंकते हैं। तो वो क्या करते थे उसके पास से मिलते, तो जहाँ पर हमें कूड़ा, करकट, ठीक है, ये सब मिलता था, तागी वस्तुएं, इससे हमें पता चलता था कि यहाँ पर क्या होता था, शिल्प उत्पादन का कार्य होता। हमारी बुक में भी एक उदाहरण दिया है, ये रहा। उदाहरण के लिए वस्तुएं निर्मित, जैसे शंख व पत्थर काटा जाता था तो इन जो टुकड़े होते थे वो जहाँ पर वो बन रहा है वहीं फेंक दिया जाता था, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि इस क्षेत्र पर क्या होता था, कुछ वस्तु बनाई जाती थी। और सबसे जो शिल्प उत्पादन के केंद्र है वो कौन सी बस्तियाँ है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसी बस्तियाँ, ठीक है। हमारा आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज इतना ही। आई होप आपको समझ में आई हो।